नमस्कार, आप देख रहे हैं HSBR, आपके साथ मैं अमन कुमार। कोरोना वायरस जैसे महामारी से देश और दुनिया जूझ रहा है। वहीं डॉक्टरों की बात करें तो दुनिया के तमाम डॉक्टर इस वायरस से बचने के लिए वैक्सीन ढूंढ रहे हैं। वहीं पटना के एक डॉक्टर ने इस वायरस से बचने का एक उपाय ढूंढ लिया है। हमारे साथ महावीर वात्सल्य अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर SS झा हैं। उन्हीं से जानेंगे आखिरकार उन्होंने क्या उपाय ढूंढा है। सर, ऐसा कौन सा उपाय आपने ढूंढ लिया जिससे इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं? बड़ी साधारण सी बात है। हम मनुष्य क्या खा लेंगे कि तुरंत मर जाएंगे? लगभग लोगों को पता है कि ये जहर है। अगर इसी प्रभाव का कोई दवा इस्तेमाल किया जा सके और वायरस मर जाए तो वही उसका प्रभावी इलाज है। ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ठीक ही तो कहा था कि ब्लीच करके, डिसइंफेक्टेंट के इस्तेमाल करके हाथ और आसपास के जगहों को स्टेरिलाइज किया जा सकता है। वायरस जो वहाँ उपस्थित हैं उन्हें मारा जा सकता है। उन्होंने जो नहीं कहा वो कहा कि इसी तरह की कोई दवा हो जिसको सुई के माध्यम से दे दें कि शरीर में चल रहे वायरस को मार सके, तो काफ़ी उनका उपहास उड़ाया गया। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, संभवतः वह कह नहीं पाए। कहना चाहिए था कि इस तरह की कोई दवा हो। तो ये ईथर इसी तरह की एक दवा है जिसको इंजेक्शन से भी देने की आवश्यकता नहीं है। ये वेपोराइज करता है तो इसका वाष्पीकरण हो जाता है, तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, ईथर थेरेपी आखिर है क्या? इसे कैसे काम कर सकते हैं इस वायरस से बचने के लिए? एक वायरस की संरचना की हम जब बात करते हैं तो कहते हैं कि इसका बाहरी आवरण चर्बी यानी कि फैट से बना है, जिसमें बीच बीच में प्रोटीन का आवरण भी मिला हुआ है। और ये प्रोटीन और फैट का मिश्रण इतना मजबूत है कि वेलक्रो तो हम सब कोई जानते हैं। जैसे वेलक्रो को चिपका दीजिए तो आसानी से अलग भी नहीं होता, ताकत लगाना पड़ता। उसी तरह से ये ताकतवर बाहरी दीवार है। इस दीवार को अगर हम भेद पाएँ तो फैट ईथर में घुलनशील है। जहाँ ईथर के कांटेक्ट में आएगा वो घुल जाएगा, और जहाँ फैट घुल गया तो उसके अंदर अवस्थित सिंगल स्ट्रेन RNA वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा, और इसीलिए वह कामयाब नहीं होगा। सर, ईथर थेरेपी आपने बताया, इसमें और भी क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं आपने? नहीं, विशाल प्रश्न यह था कि पौने 200 वर्षों से हम ईथर का इस्तेमाल तो करते आ रहे थे बेहोशी के लिए। ऑपरेशन के पहले मरीज को बेहोश करने की यह सबसे अच्छी और सेफ विधि थी। आजकल नई दवाइयाँ आ गई हैं ईथर के जगह में, जो इसी फैमिली की हैं, लेकिन इसके फ्लोरेन डिराइवेटिव हैं। ईथर में क्या गुण था कि ईथर दर्दनाशक भी था, जिसको एनाल्जेसिक बोलते हैं, और ईथर में ना मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी था। तो अगर खास करके हाथ पैर पेट पे ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपको जो मांस करा हो जाता है वो नहीं होता था, और इसमें कोई अलग से मसल रिलैक्सेंट देने की आवश्यकता नहीं होती थी जो आजकल होती है। तो इन दो गुणों के कारण ये बड़ा ही सफल हुआ था। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, ईथर के दूसरे प्रोडक्ट्स फ्लोरेन डिराइवेटिव्स आ गए, और आजकल उन्हीं का इस्तेमाल हो रहा है। अब प्रश्न था कि एनेस्थीसिया के रूप में तो हम इस्तेमाल कर रहे थे, क्या इसको बिना बेहोश किए हुए, बिना कुछ किए हुए शुरुआती दौर में दे सकते हैं? जी हाँ, इसे
दिया जाने का मेरा तरीका है कि 1 चम्मच चीनी में 10 बूंद ईथर डाल दें, मरीज को उसको जीभ पर रखकर चूसने दें। चूसने के उपरांत थोड़ा तरल पदार्थ सलाइवा और चीनी के कारण बनता है, उसे कंठ के माध्यम से घोंट लें। होता क्या है कि जब ये वायरस मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है तो नाक या मुंह के द्वारा प्रवेश करता है, श्वसन प्रणाली। इसके अलावा ये आँख के माध्यम से भी प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा ये बाल से भी प्रवेश कर सकता है, बाल के कांटेक्ट होने से मुंह में। और ये हाथ वगैरह की बात कर रहे हैं तो हाथ से प्रवेश नहीं करता है, हाथ अगर हम मुंह में लगा देंगे तो शायद प्रवेश करेगा। तो प्रवेश करने के बाद ये थ्रोट में कम से कम 4 दिन वहाँ लगभग विश्राम करता है, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। 4थे दिन के बाद 14वें दिन तक ये धीरे धीरे मल्टीप्लाई करता है, नीचे फेफड़े की तरफ बढ़ता है। तो थ्रोट में जो 4 दिन में अवस्थित है उसको डायरेक्ट कांटेक्ट होगा इस ईथर के चूसने से। सर, ये जो आपने ईथर थेरेपी की बात कही, क्या ये स्टार्टिंग समय में इसका यूज़ कर सकते हैं या फिर वेंटिलेशन में जब लोग पहुंच जाते हैं तब भी इसका ये काम कर सकता है? आपने बड़ा ही बढ़िया प्रश्न किया। देखिए, फेफड़ा एक वह अंग है जहाँ से ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। खून में ऑक्सीजन जाता है फेफड़े के अंदर से, हार्ट उसको पंप करता है और पूरे शरीर के सारे अंगों को, जिसमें किडनी भी है, लीवर भी है, हार्ट खुद भी है और ब्रेन भी है और हाथ पैर की मांसपेशियां हैं, सबों को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। उधर से ऑक्सीजन खर्च हो जाने के बाद वो खून दूसरे रास्ते से फिर लंग्स में आता है और फेफड़े में फिर से प्रवाहित होता है। तो इस तरह से ये सर्कल चलता रहता है। इस बीमारी में फेफड़ा प्रभावित होता है। अब यह विवाद का विषय है कि फेफड़ा प्राइमरली प्रभावित हो जाता है या रक्त कण में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हीम, जो रक्त कण का प्रोटीनस हिस्सा है, उसका आयरन निकल जाता है और वो आयरन आके लंग्स में जमा हो जाता है। हम फिलहाल इस विवाद में नहीं पड़ना चाहेंगे, लेकिन यह जरूर हो जाता है कि फेफड़े से निकले हुए ऑक्सीजन को लेकर लाल रक्त कण नहीं जा पाता है उतना अधिक मात्रा में, और जितना ले भी जाता है उसको वहाँ छोड़ नहीं पाता है। तो फेफड़े के रक्त संचार की नलियाँ, जिन्हें ब्लड वेसल कहते हैं, वो सिकुड़ जाती हैं और यह ईथर, जिसको तब एनेस्थीसिया से कम डोज में मशीन के द्वारा या ओपन ईथर के द्वारा देना पड़ेगा, वह ब्लड वेसल्स को फैला देता है और लंग्स के अल्वेओलर पर ऑक्सीजन एक्सचेंज ज़्यादा होता है, तो मरीज को अधिक ऑक्सीजन भी मिलता है और ये जो ब्लड में सर्कुलेट करता है तो वहाँ उपस्थित वायरस को मार भी सकता है। सर, आखिरी सवाल था मेरा कि ऐसा और क्या उपाय कर सकते हैं जिससे इस वायरस जो पूरे देश और दुनिया में फैला उससे और बचा जा सके? देखिए, दुनिया के हर कोने में बहुत सारे इलाजों के प्रति विचार विमर्श हो रहा है। आप कहेंगे कि पहले इस्तेमाल कर लिया जा रहा है और फिर उसके ऊपर में रिसर्च भी चल रहा है, क्योंकि किस चीज़ का अभाव है? समय का अभाव है। हम विस्तृत रिसर्च कर नहीं सकते हैं सारे चीज़ों को करने के पहले। अब इसी में एक दवा है आइवरमेक्टिन, ये कीड़े के मारने की दवा है, बाल में जू या लीक हो जाता है उसको मारने की दवा है। तो इस आइवरमेक्टिन को एक गोली खा लेने से
इससे रोकथाम किया जा सकता है। इसका रिकमेंडेशन अभी नहीं आया है, लैब में साबित हो चुका है कि 48 घंटे में यह इसको मार देता है। मेरा कहना है आप एक गोली खा लें, कम से कम कुछ नहीं होगा, तो पेट का कीड़ा तो मर जाएगा। और आइवरमेक्टिन का शैम्पू आता है, मैंने अभी अभी कहा कि सर्जन, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स जो मरीज़ के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, उनको ऑपरेशन के बाद घर पहुंचने के पहले स्नान करना पड़ता है, वो इस शैम्पू का इस्तेमाल ज़रूर करें। यह बाल में अवस्थित वायरस को मार देगा। इसी तरह से आपने सुना होगा अभी प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। लेकिन देखिए, कोई भी थेरेपी हो, कोई भी दवाई हो, एक खास आदमी एक खास दवा से इतना सेंसिटिव होगा कि कहते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक, उसकी तुरंत मृत्यु हो जा सकती है। मैंने तो, आपने नाम सुना होगा B1, B6, B12 विटामिन का, उसका इंजेक्शन देने के बाद, जो कि होना नहीं चाहिए, और उसके इंजेक्शन के बाद मरीज को सीरियस होते देखा है। एक पैरासीटामोल की गोली खा करके भी लोगों को मरते देखा है। तो कॉम्प्लिकेशन अगर एक आध हो जाए तो बहुत घबराने की भी बात नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी एक सफल इलाज है, लेकिन उसके भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके लिमिटेशंस हैं। उसके लिए उस तरह के खास प्लाज्मा सेपरेट करने की फैसिलिटी वाले ब्लड बैंक की सुविधा की आवश्यकता है। कहने के लिए, इज़राइल ने अभी क्लेम किया है कि बच्चे के डिलीवरी के बाद जो प्लेसेंटा निकलता है, उस प्लेसेंटा के मेसेनकाइमल स्ट्रोमल सेल्स को उन्होंने एक्सपैंड किया है और उसे मरीज के शरीर में डाल देते हैं। यह लगभग स्टेम सेल की प्रणाली पर काम करता है और उन्होंने हालांकि कम ही केस में इसका इस्तेमाल किया है, लेकिन इज़राइलीज़ बॉयंट हैं कि उन्होंने एक इलाज खोज लिया है। वक्त बताएगा वह इलाज कितना कारगर है। आपने बात ही की है तो देखिए, एक पैंक्रिएटाइटिस बीमारी है जिसमें पेट में दर्द होता है, प्राणांत पीड़ा होता है। तो ये एक एक्यूट फेज होता है, एक क्रॉनिक फेज होता है। तो वो एक दवाई है जिसको कैमोस्टैट मेथिसिलेट कहते हैं। इस दवाई का 100 मिलीग्राम का गोली 2 गोली 3 बार अगर 5 दिन के लिए खा लिया जाए तो कहते हैं कि यह कारगर है बीमारी के इलाज में भी। फिर इसी का एक सब्स्टिट्यूट जापान में निकल गया है और उसके बारे में है कि वो इंजेक्शन से दिया जाता है और वो इस दवाई के 10वें हिस्से में देने से ही प्रभावी होता है। फिर आपने सुना होगा रेमडेसिविर और दूसरी सारी एंटीवायरल दवाइयाँ हैं। इन दवाओं के प्रयोग से भी फ़ायदा होता है। आपको सुनने में लगता होगा कि कल परसों मैंने जिन इलाजों की चर्चा सुनी है वो आज उसके बारे में रिपोर्ट आने लगे हैं कि नहीं साहब, ये इलाज उतना कारगर नहीं है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस है। लेकिन मेरा मानना है एक रास्ता निकल ही आएगा। और मैं चूँकि ऑर्थोपेडिक सर्जन होने के साथ साथ रूमेटोलॉजिस्ट भी हूँ, इसीलिए बताना चाहूँगा कि जब आप कह रहे थे ना कि मरीज़ सीरियस होता है, उसके ऑक्सीजन का सैचुरेशन खून में घटने लगता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहते हैं कि पहला अटैक होता है तो फर्स्ट साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, और जब ये स्थिति आती है कि ऑक्सीजन कम होता है तो एक बार फिर सेकेंड साइटोकाइन स्टॉर्म होता है। इसमें एक खास साइटोकाइन जिसको IL-6 के नाम से जानते हैं, उसकी बढ़ोतरी होती है और इसीलिए IL-6 इन्हिबिटर दवाई को
दिया जाता है टॉसिलिजुमैब नाम की दवा। सिर्फ 1 डोज इंट्रावेनस देने से इस स्टॉर्म में रोकथाम किया जाता है। एक और दवा के बारे में बताना चाहूँगा जो गठिया में प्रयुक्त होता है। गठिया की बहुत सारी दवाइयों को हम बायोलॉजिकल कहते हैं। ये टॉसिलिजुमैब भी एक बायोलॉजिकल है। तो ये सारी दवाइयाँ सुई के माध्यम से दी जाती हैं, चाहे वो चमड़ा में दिया जाए चाहे वो नस में दिया जाए। एक खास दवाई आई है जिसे हम स्मॉल मॉलिक्यूल कहते हैं, और ये स्मॉल मॉलिक्यूल अब कई तरह के उपलब्ध हो गए हैं, परंतु 2 बहुत ही कॉमन हैं, और इन 2 में से एक हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में बड़े ही सस्ते दाम पर उपलब्ध है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि ये टोफासिटिनिब नाम की दवाई जो बांग्लादेश में बहुत ही सस्ता मिलता है, जिसका दाम फॉरेन मार्केट में लगभग अगर एक इंडियन ख़रीदना चाहे तो 90-95 हज़ार रुपया का 1 महीना का दवाई का कोर्स होता है। तो बैरिसिटिनिब नाम की दूसरी दवा है जिसका इसमें प्रयोग एडवोकेटेड है और वह भी कारगर सिद्ध हो सकता है, लेकिन वो दवाई भी लगभग 1.25 लाख रुपए की है और 1 महीना का। लेकिन अगर वो उपलब्ध हो तो वह दवा भी अच्छा काम करेगी। तो इस तरह से बहुत सारे प्रयोग होते हैं। फिर अभी हो रहा है कि आयरन जमा हो जा रहा है, रक्त कण से आयरन निकल गया और वही आयरन जाकर के इन्फ्लामेशन करता है लंग्स का। तो आयरन को क्लियर करने के लिए EDTA नाम के एजेंट्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो शरीर से निकलते रहें। हर्ष की बात है, बहुत सारे मरीज इस बीमारी में सीरियस ही नहीं होते हैं और कुछ ही मरीज सीरियस होते हैं। तो जितना पहले आशंका था कि वेंटिलेटर के बिना तो नहीं बचेगा, दरअसल वेंटिलेटर का रोल काफ़ी कम रह गया है। बल्कि हम कह सकते हैं कि वेंटिलेटर कई बार नुकसान कर दे रहा है। वेंटिलेटर लगाने के लिए आपको गले में, थ्रोट में ट्यूब डालना पड़ता है, उस ट्यूब से कुछ नुकसान हो जाता है। कई दिनों तक ट्यूब जब फेफड़े में पड़ा रहता है, रेस्पिरेटरी पैसेज में पड़ा रहता है, तो लंग्स भी उतना इलास्टिकली मूव नहीं करता है, थोड़ा स्पास्टिक हो जाता है। और पॉजिटिव प्रेशर में जो ऑक्सीजन दिया जाता है तो वह ऑक्सीजन भी नुकसान करता है। कहते हैं ऑक्सीजन की आवश्यकता तो है, लेकिन पॉजिटिव प्रेशर में नहीं दे करके उसको एक चैम्बर में दीजिए जहाँ की ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, और ऐसे चैम्बर्स को हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी भी कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं समझता हूँ कि दिल्ली में 10 से ज़्यादा हाइपरबेरिक ऑक्सीजन चैम्बर हैं। हो सकता है हो भी, परंतु जितने हैं वो नाकाफ़ी हैं ऐसे मरीजों के इलाज को पूरा करने में। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि एम्स में जो दिल्ली में कोविड अस्पताल बना है, वहाँ हाइपरबेरिक ऑक्सीजन चैम्बर का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। परंतु अगर मास स्केल में हाइपरबेरिक ऑक्सीजन चैम्बर का प्रयोग करना हो तो तुरंत में तो आएगा नहीं। तो एक दूसरी विधि अपनाई जा सकती है। दिल्ली के हवाई अड्डे पर असंख्य हवाई जहाज लगे हुए हैं। हर एक एयरक्राफ्ट हाइपरबेरिक ऑक्सीजन चैम्बर का काम कर सकता है, और ऐसे मरीजों को लगातार हाइपरबेरिक ऑक्सीजन चैम्बर में रखना भी नहीं है। सिर्फ 90 मिनट सुबह और 90 मिनट शाम। एक हवाई जहाज में कई सारे मरीजों को ऐसा किया जा सकता है। समस्या ट्रांसपोर्ट की आती है कि मरीज को रोज़ ले जाना है, ले आना है, तो
मेरा सोचना है कि हवाई अड्डे के एक ऐसे किनारे में एक टेम्पररी हॉस्पिटल भी बना दिया जाए और कम से कम 1 या 2 हवाई जहाज़ में को इसके उपयुक्त हाइपरबेरिक ऑक्सीजन के प्रयोग के लिए लगाया जाए। मेरे ख्याल से रिजल्ट में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी होगी। मैं पॉजिटिव माइंडेड पर्सन हूँ और विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में जल्द ही इसका छुटकारा मिलेगा, परंतु यह मेरा विश है, ऐसा होने नहीं जा रहा है। ये कई महीनों, हो सकता है 1 बरस 2 बरस तक चले, लेकिन एक न एक दिन इससे निजात मिलेगा। ये कोई पहला वायरल डिजीज़ नहीं है, इसके पहले भी वायरल डिजीज़ आ चुके हैं, लेकिन हाँ, ये प्राणांत कर देता है और दहशत बहुत है। तो मेरा एक अंतिम सुझाव है कि देखिए, रोज़ आप समाचार पढ़ते हैं कि फलाने करस्पॉन्डेंट को पॉजिटिव निकल गया, फलाने डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने के बाद या बगैर ऑपरेशन भी संक्रमित हो गए और उनका प्राणांत हो गया, पुलिस वाले ड्यूटी करते करते उन्हें भी हो गया। मैं कहता हूँ उसमें रोक के लिए हम क्या मास्क और बाकी सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा और क्या करते हैं? मेरा सुझाव है कि इस ईथर प्रणाली, इस ईथर थेरेपी का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए करिए जिन्हें हम फ्रंट लाइन वॉरियर्स कहते हैं। एक अस्पताल को केंद्र बनाइए और उस अस्पताल के इर्द गिर्द शहरी क्षेत्र में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं फ्रंट लाइन वॉरियर्स में, उनको यह दवा चूसने दीजिए। मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि ये संभवतः 100 में 100% कारगर नहीं भी हो, तो एक जो साइकोलॉजिकली लोगों को लग रहा है कि हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है, इसमें वह संतोष भी प्राप्त होगा कि हाँ, ये हमारे लिए हो रहा है। और ये मैं आधारहीन बात नहीं कर रहा हूँ, इसे साइंटिस्ट ने दूसरे जगह प्रयोग में लाया है और ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित भी हुआ है। वक्त इतना अधिक अपने पास नहीं है कि हम बैठकर अब रिसर्च करने लगें और तब इसको इम्प्लीमेंट करें, तब तक तो देर हो जाएगी। दूसरा मेरा रिकमेंडेशन है, आपने तो हॉट स्पॉट पूरे देश में चिन्हित किया हुआ है, कम से कम इसका इस्तेमाल एक हॉट स्पॉट में तो करके देखिए। एक हॉट स्पॉट में अवस्थित जितने लोग हैं उन्हें एक बार पिलाइए, और जो उस परिवार के सदस्य हैं, जिस परिवार में 1 आदमी को या 2 आदमी को हो चुका है, उनके सदस्यों को 5 दिन पिलाइए। तो मेरा अंतिम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन यही है कि इसका अनुपालन करना चाहिए और निश्चय ही कोरोना बीमारी के रोकथाम में इसका उपयोग हो पाएगा। तो आपने सुना, डॉक्टर साहब का साफ तौर पे कहना था कि इस ईथर थेरेपी को एक बार ही ज़रूर, लेकिन आप इसे यूज़ करें ताकि ये जो कोरोना बीमारी है उससे थोड़ा रोकथाम कर सकें। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए HSBR के साथ आप बने रहें। सहयोगी धीरज के साथ मैं अमन कुमार, पटना।